हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसे हम कहते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस में नज़र डाल लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.4 के अंदर हमें ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग या ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिंगरप्रिंट से आप वाकिफ़ होंगे, हमारे जो उंगलियों के निशान होते हैं तो उनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है जो हमारे डीएनए की भी होती है। आइए उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स। देखिए, आइडेंटिफिकेशन वर्ड आ गया। फिंगरप्रिंट भी आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह हमारा डीएनए भी जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए साइंटिस्ट ने मेथड डेवलप किया और उन साइंटिस्ट का नाम था, सबसे पहले ग्लासबर्ग का नाम आता है जो कि अमेरिकन थे। और 1983 में उन्होंने एक पेटेंट किया था जिसकी वजह से उन्हें इस प्रोसेस का क्रेडिट दिया जाता है। लेकिन इंडिपेंडेंटली एलेक्स जेफरी नाम के साइंटिस्ट ने भी 1984 में इस मेथड को डेवलप किया था और ज़्यादा श्रेय एलेक्स जेफरी को ही दिया जाता है जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। और इंडिया में अगर हम बात करें तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो स्टार्ट किया गया था वो डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा किया गया था। और जहां हम डॉक्टर लालजी सिंह को फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं क्योंकि इनका योगदान बहुत ज़्यादा था इस टेक्नोलॉजी को इंडिया में डेवलप करने के लिए। तो अभी तक आपने बेसिक समझ लिया कि ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जस्ट लाइक हमारे नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स की तरह यूनिक होते हैं हर पर्सन में, और उनका इस्तेमाल हम लोगों को पहचानने में करते हैं। अभी क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है उसमें? सबसे पहला प्रिंसिपल जो अप्लाई होता है वो है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो डीएनए होता है वो हर किसी से अलग होता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल का डीएनए अलग अलग होना ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। तो स्लाइट डिफरेंस इन जीनोम दैट ऑकर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है, या फिर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सीक्वेंस और एक लेंथ। ठीक है, जब सीक्वेंस हमारा जो डीएनए है उसके सीक्वेंस में किसी एक पॉइंट पे चेंज आए तो हम कहते हैं कि वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कैट में सी है और रैट में आर है, बस एक पॉइंट पे अंतर है। तो इस तरह के डिफरेंस को हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म हुआ है यहाँ पे जीन का। लेकिन लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे वेरी है, यहाँ पे वेरी, वही रिपीटेशन जब बढ़ता है तो लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, तो इन सब पॉलीमॉर्फिज्म के कारण हर एक बंदे का जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। और इसी यूनिकनेस का फ़ायदा उठाकर साइंटिस्ट जो है ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं। अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट यूज होता है, इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो है आरएफएलपी। इसकी चर्चा हमने जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म वाले टॉपिक में भी डिटेल में की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, 4-5 वीडियो पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी। और रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली पहला वैसा मेथड है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ हुआ था। एलेक्स जेफरी जैसे जो पायनियर्स थे उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया था। इसमें होता क्या है इसकी बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसे सीक्वेंस चेंज होते हैं हमारे डीएनए में जो कि रिकॉग्निशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं। अभी ये वर्ड हो सकता है अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं वीडियो समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ कि सपोज़ हमारा ये डीएनए है, ये इसको मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ और उसमें इस तरह से बॉन्ड्स है बहुत सारे, और जब हम एक स्पेशल इंजाइम से उसे ट्रीट करते हैं तो वो उसे यहाँ से काट देता है। ठीक है, इस तरह से काट देता है, वह इंजाइम का ये प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए कि कुछ ऐसा बदलाव हो जाए हमारे जीन में जिससे कि जो कटिंग साइट है वो और आगे खसक जाए या इधर उधर हो जाए, चेंज हो जाए, अब वो यहाँ से काटने लगे, तो ये जो हमें मिला डीएनए का सेगमेंट और ये जो डीएनए का सेगमेंट मिला, इन दोनों में अंतर हो जाएगा। तो यही ऐसे जो बदलाव होते हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट के लेंथ को चेंज कर देते हैं, उसे हम आरएफएलपी कहते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग इन वेरिएशन इन साइज ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। मैंने अभी आपको कहा कि जो डीएनए फ्रैगमेंट्स मिलेंगे वो हमें अलग अलग साइज़ के मिलेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस तरह के चेंजेस से भी हर एक व्यक्ति का जो डीएनए है वो अलग हो जाता है, चेंज डिफरेंट हो जाता है। और नेक्स्ट जो प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल इसमें यूज होता है वीएनटीआर,
ये देखिए बाद में यूज़ किया जाने लगा, ये अब के जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड्स हैं उसमें ज़्यादा यूज़ होता है वीएनटीआर। इसका मतलब है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अभी हमने लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में रिपीट देखा था वेरी का। यहाँ पे देखिए इस तरह के जब टैंडम रिपीट होने लगते हैं तो हमें एक अलग पैटर्न देखने के लिए मिलता है। जैसे जीनोमिक सीक्वेंस इन दिस टेस्ट आर जनरली रीजन्स कंटेनिंग शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। तो न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स होता है, मतलब एक खास पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट होता है, और द नंबर ऑफ रिपीटिशंस जो होते हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए किसी में 4 रिपीटिशंस पाए जाएंगे, किसी में 5, किसी में 6। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, ऐसे बहुत सारे डीएनए के सेगमेंट्स हैं जहाँ पे ये रिपीटेशंस पाए जाते हैं, और द नंबर ऑफ रिपीटेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और मेंडेलियन फैशन में ट्रांसफ़र होता है। मतलब फादर मदर से हमें वीएनटीआर जो है वो मिलता है। तो बेसिकली चाइल्ड का जो वीएनटीआर होता है वो फादर और मदर का कॉम्बिनेशन होता है और उनसे थोड़ा डिफरेंट भी होता है। इसी बेसिस पे जो पैटर्निटी टेस्ट है वो भी किया जाता है। ठीक है, तो मेंडेलियन फैशन फॉलो करता है वीएनटीआर, इसलिए पैटर्निटी टेस्ट जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो मैं ये आपको ये बता रहा था कि शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स जो है, यानी कि अभी मैंने आपको फिर से दिखाता हूँ, अगर इस तरह का कोई सेगमेंट है तो ये रिपीट होगा, ये सेक्शन बहुत बार रिपीट होगा, और हर किसी में ये रिपीटेशंस की जो संख्या है, किसी में 3 हो सकती है, किसी में 4 हो सकती है, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 15। इस तरह से रिपीटेशंस जो है वो अलग अलग होती है अलग अलग लोकेशंस में। तो किसी भी 2 पर्सन में कुछ रिपीटेशंस, सम रिपीटेशंस जो है वो मैच कर सकती हैं, लेकिन नॉट ऑल रिपीटेशंस जो है कभी भी मैच नहीं करते हैं। इसी वजह से जो डीएनए का यूनिकनेस है वो बना रहता है, और टेस्ट में इस प्रॉपर्टी का यूज़ साइंटिस्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ वीएनटीआर से किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनते हैं। सपोज ये मदर का फिंगरप्रिंट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर जो है वो हमें रिपीट्स देखने के लिए मिले हैं, जो कि बेसिकली RFLP द्वारा ही जनरेट किए जाते हैं। मतलब जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया जाता है तो इस तरह का हमें पैटर्न मिलता है। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि ये पैटर्न कैसे बनाया जाता है। अभी के लिए आप समझिए कि मदर के पास जो वीएनटीआर जनरेट हुआ वो इस तरह का हुआ, फादर का जो हुआ वो इस तरह का हुआ। तो अब जो चाइल्ड का होगा उसमें कुछ कंपोनेंट मदर वाला होगा और कुछ कंपोनेंट फादर वाला होगा, और कुछ उसमें ऐसा भी कंपोनेंट होगा जो कि उसका अपना से यूनिकनेस वाला पार्ट होगा। तो ठीक है, तो इस तरह से फादर और मदर से इसका कोरिलेशन भी हो जाता है और इसका अपना यूनिकनेस भी हो जाता है। ठीक है, वीएनटीआर पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ फादर एंड मदर, क्योंकि इसमें अपना एक यूनिक पोर्शन भी आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं मेथड की, किस मेथड से ये किया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। सबसे पहले मेथड में हमें डीएनए का सोर्स देखना होगा। तो जनरली कोई भी बॉडी का जो हमारा पार्ट होता है, ब्लड स्टेन, सीमेन, हेयर रूट्स एक्सेट्रा, किसी भी सेल से भी डीएनए निकाला जा सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है उसका सबसे पहला स्टेप है कि हमें सोर्स ऑफ डीएनए चाहिए, यानी ब्लड स्टेन, सीमेन, हेयर रूट्स या और भी बहुत सारे सोर्स जो जिससे भी हमें डीएनए मिल जाए। एक बार हमें सोर्स ऑफ डीएनए मिल गया तो हम उसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के। इस आंसर में आपको बहुत इलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है डीएनए एक्सट्रैक्ट कैसे होता है तो आप जाकर पहले वाले वीडियोस को देख लीजिए। और जब हमें डीएनए मिल जाएगा तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करना। उससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही है डीएनए को कई टुकड़ों में काट देना स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। ठीक है, तो डीएनए के फ्रैगमेंट्स हमें मिल जाएंगे। अब इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को किसी तरह अरेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए यूज़ होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है और एक जेल मीडियम होता है, उसमें साइज़ के अकॉर्डिंग जो है डीएनए के फ्रैगमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, एक बार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, साइज़ के अकॉर्डिंग डीएनए फ्रैगमेंट्स अरेंज हो गए, तो हम उन फ्रैगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे एक नायलॉन मेम्ब्रेन पे, जिस प्रोसेस को हम सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस तरह से जेल से ब्लॉटिंग पेपर पे हम उसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ब्लॉटिंग पेपर पे ट्रांसफ़र करने के बाद भी वो हमें दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम उसे हाइब्रिडाइज करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का होगा नेक्स्ट प्रोसेस रेडियो एक्टिव प्रोब से। तो जब रेडियो एक्टिव प्रोब हाइब्रिडाइज होगा तो वो डीएनए के फ्रैगमेंट से जाकर जुड़ जाएगा,
और जिस तरह के आप प्रोब देंगे उस तरह के फ्रैगमेंट से वो जाकर जुड़ेगा, अननेसेसरी फ्रैगमेंट से नहीं जुड़ेगा। अब रेडियो एक्टिव फ्रैगमेंट से एक बार जुड़ गया तो भी वो नहीं दिखेगा अपने आँखों से, तो अब उसे हम क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म के नज़दीक लाएंगे जिससे कि एक्सरे फिल्म पर उसके प्रिंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह का हमें VNTR देखने को मिलेगा, मतलब वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स देखने को मिलेंगे और हमें एक फिंगरप्रिंट टाइप का चीज़ मिल जाएगा जिससे कि हम DNA के फिंगरप्रिंट को देख पाएंगे और इस फिंगरप्रिंट को कंपेयर कर पाएंगे अदर फिंगरप्रिंट से, मतलब अदर DNA के सैंपल से डिफरेंस है या नहीं है या सेम है, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, प्रोसेस देख लिया आपने। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपके दिमाग में भी बहुत सारे बात आ रहे होंगे। सबसे सिंपल सोच सकते हैं हम लोग, फॉरेंसिक्स में यूज होता है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हो गया, मर्डर में, रेप में, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ में इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। कैसे केसेस होते हैं जिसमें बॉडी बुरी तरह से जल जाती है या फिर पहचान में नहीं आती है, उस केस में DNA फिंगरप्रिंटिंग करना होता है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के केस में, लीजिए मैं आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के केस में, कलर ये नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज का केस है ND तिवारी का केस। ये महानुभाव जो थे वो एक्स कांग्रेस मेंबर है और ये CM रह चुके हैं दो स्टेट्स के। आप जाकर गूगल कर लीजिएगा इनका केस। इनका जो बेटा था उन्होंने केस किया था कि मेरे फादर हैं ND तिवारी और उनकी अनमैरिड मदर से उनको वही चाइल्ड हुआ था। बाद में जाके इन्होंने उनसे शादी भी की और एक्सेप्ट भी किया अपने बेटे को। तो ऐसे ऐसे केसेस में बहुत हेल्पफुल होती है ये चीज़। ठीक है, फॉरेंसिक्स हो गया, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हो गया। फिर एक केस होता है बेबी स्वैपिंग का हॉस्पिटल्स में। ये भी बहुत देखने को मिलता है कि जन्म के समय सारे बच्चे एक जैसे होते देखने में, तो कई बार इस तरह के केस होते हैं, तब कंफर्म करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। और एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज होता है। अगर पोचिंग का कोई केस है या फिर लीनियज हमें पता करनी है, पेरेंटेज पता करनी है कि ये एक्चुअली किस ब्रीड का है या कौन इसके ओरिजिनल लीनियज है, कई बार लीनियज भी हमें डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है। फिर उसी तरह प्लांट वेराइटीज़ में भी डिटरमाइन करने के लिए ये हेल्पफुल होती है कि ये प्लांट जो है वो किस ब्रीड का है, किस वेराइटी का है, किस लीनियज का है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस। हर एक टेक्नोलॉजी का कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये एक एब्सोल्यूट टेक्निक है। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। एब्सोल्यूट टेक्निक का मतलब क्या होता है कि ये रिजल्ट जो देते हैं वो पक्का रिजल्ट देता है, मतलब इसके रिजल्ट में संशय नहीं होता है, या तो है या तो नहीं है। ठीक है, क्लियरली बता देगा आपको। आइडेंटिफिकेशन के लिए ये क्लियर टेक्निक है, जस्ट लाइक आवर फिंगरप्रिंट्स। और फिर है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेबोरेटरीज ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इज़ नॉट अ कॉस्टली अफेयर, मतलब बहुत सिंपल से लैब्स में ये टेस्ट किया जा सकता है। फिर भी बहुत ज़्यादा लैब्स नहीं है इंडिया में। इसका कारण है कि इतना ज़्यादा DNA फिंगरप्रिंटिंग कराता ही नहीं है कोई। ठीक है, तो जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो उस चीज़ के लिए लैब्स भी कम है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आइए अब लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। तो लिमिटेशंस में क्या है कि अवेयरनेस कम है लोगों में। DNA फिंगरप्रिंटिंग के नाम से डरते हैं कि कहीं हमारा कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा टेस्ट तो नहीं हो जाएगा, पब्लिकली हमें शेम फेस करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से लोग डरते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं डेवलप्ड है, क्योंकि डिमांड ही कम है और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे देश में थोड़ा सा मतलब इशू है कि लोग अपनाते हैं देर से टेक्नोलॉजी को। उसी तरह DNA काइमेरा एक प्राइमरी लिमिटेशन है इसका। DNA काइमेरा क्या होता है, देखिए, मल्टीपल जीनोम इन सिंगल DNA ऑकरिंग ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन। तो एक ही DNA का पोर्शन है। ठीक है, हम किसी एक पोर्शन की बात कर रहे हैं और उसी पोर्शन में जो नॉर्मली होना चाहिए था, जो उससे अलग वाला मतलब पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक ही DNA स्ट्रैंड में हो रखा है। मतलब कि मल्टीपल जीनोम और DNA में पहले अंतर समझिए कि पूरा जो हमारा कोड होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो DNA में होता है, वो बहुत बड़ा होता है। अब जीन जो है वो एक एक पोर्शन में इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि कैसे सेल डेवलप होंगे। ठीक है, तो मल्टीपल जीनोम एक ही फंक्शन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है
उसके दूसरे कई रूप, मतलब 2 रूप, एक से अधिक रूप पाए जाते हैं सेम डीएनए में, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई एक फंक्शन के लिए जनरली कोई एक जीन डेडिकेटेड होता है, या कोई जो 2 जीन होता है, या कोई 3 जीन होता है। अब उसी का दूसरा कॉपी भी अगर पाया जाए डीएनए में, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डीएनए काइमेरा। और इस कंडीशन में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फेल हो जाता है। आपको रिजल्ट में देखने के लिए मिलेगा कि मतलब अलग अलग प्रिंट्स जो हैं आप मैच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो है वो दोनों तरह के आउटपुट देने लगेगा, दोनों तरह के जीन मौजूद रहेंगे, तो फिर इसमें एस्टैब्लिश करना मुश्किल हो जाता है आइडेंटिटी। फिर एक है एरर इन हाइब्रिडाइजेशन प्रोबिंग, जो हम अभी प्रोसेस देख रहे थे कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रोब से, तो कई बार प्रोब बनाने में गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि प्रोबिंग और हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, तब भी डीएनए प्रोफाइल थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। अगर अर्ली एज में हुआ हो तब तो और भी चांसेस है। ठीक है, फिर अनएथिकल यूज़ भी होता है डीएनए प्रोफाइलिंग का। कई ऐसे पुराने ख्याल के साइंटिस्ट भी होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि हम जीन की सफाई कर देंगे, मतलब यूजेनिक्स जो है वो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। यूजेनिक्स उस कंसेप्ट को कहते हैं जिसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ जीन की बात होती है, मतलब जेनेटिक लेवल पे प्यूरिफाई कर देंगे, मतलब रेसिज्म से भी एक कदम आगे हैं ये लोग। ठीक है, तो ये एक अनएथिकल चीज़ है, एथनिक प्यूरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं, ये एक अनएथिकल चीज़ है कि हम सारा बीमारी ख़त्म कर देंगे। अरे भाई, कोई अगर किसी तरह से बीमार रूप से पैदा होता है तो वो नेचुरल फिनोमेना, उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है। अगर वो उस तरह से पैदा हुआ है, किसी को सपोज स्किन डिजीज़ के साथ वो पैदा हुआ है, वाइट स्किन जो हम लोग को देखने को मिलता है, उस तरह के कोई डिजीज़ के साथ पैदा हो तो क्या उसे जीने का हक नहीं है? बिल्कुल है, कोई नेचुरल फिनोमेना है, इसके ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब आप अगर यूपीएससी का पेपर लिख रहे हैं और रिसेंट रिलेवेंस नहीं लिखेंगे इसमें, तो भाई फिर अनर्थ हो जाएगा। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और भी कुछ रिसेंट पॉइंट्स ढूंढ लें इसके बारे में। मैं आपको जो पॉइंट दे रहा हूँ वो है कि डीएनए टेक्नोलॉजी बिल, जिसे हम डीएनए बिल भी कहते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल आया था 2018 में। ये स्टैंडर्ड्स ऑफ डीएनए को स्पेसिफाई करता है, किस पर्पज़ के लिए टेस्ट होगा इसको स्पेसिफाई करता है, और प्राइवेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, और इसके कुछ रिसेंट एडवांसेस भी हुए हैं, जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो और भी रिलायबल हो गई है, और भी ज़्यादा इजी टू यूज़ हो गई है, रेडीमेड पैकेट्स आ गए हैं, टेस्ट किट्स आ गए हैं, बहुत इजी हो गया मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना। तो ये सब पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरली 10 मार्क्स में आता है। तो अगर 10 मार्क्स में आता है तो आपको ये डायग्राम जो है इतना डिटेल में बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस स्टेप्स के नाम भी लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पेपर ख़त्म करना भी ज़रूरी है। इतना डिटेल देने में आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर बड़े क्वेश्चन आए, ज़्यादा मार्क्स में, 15 मार्क्स में, 20 मार्क्स में, तब आप पूरा डिटेल में जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।